जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवा जीएस सेंटर में। दोस्तों, ये आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा, सिपाही या होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट को जो है पूरा कीजिएगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षाओं में इस बार भी पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा राज्य चिन्ह है उसमें धनुष है, तीर है, गंगा यमुना नदियों का संगम है और दो मछली आपने देखा होगा। तो ये दो मछली आखिर ली कहाँ से गई है? तो रूमी दरवाजे से जो है इस मछली को लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा रूमी दरवाजे के बारे में कुछ फैक्ट देख लेंगे। रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जो दो जुड़वा मछली उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में अंगीकृत की गई हैं, वो कहाँ से ली गई हैं? तो रूमी दरवाजे से ली गई हैं। और ये रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण 1784 ईस्वी में अवध के नवाब आसफुद्दौला ने करवाया था। इसकी ऊंचाई 60 फीट है। रूमी दरवाजे को तुर्किश गेट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि रूमी दरवाजे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तुर्किश गेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस हो जाएगा। इसको हम क्रौच भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? क्रौच भी बोल देते हैं। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक हो जाएगा। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक हो जाएगा। राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश हो जाएगा। राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश, पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या हुआ करता था? संयुक्त प्रांत हुआ करता था। तो संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो हमें बताना है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बलिया से हुई थी। और बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा। सबसे पूर्वी जिला जो है बलिया हो जाएगा। और सबसे पश्चिमी जिला जो है शामली हो जाएगा। सबसे पश्चिमी जिला क्या हो जाएगा? शामली हो जाएगा। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर हो जाएगा। सबसे उत्तरी जिला क्या हो जाएगा? सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र हो जाएगा। तो यहाँ से इतना जो है आप लोग कवर कीजिएगा। ये जो है लोकेटेड मतलब कि उत्तर में कौन सा जिला स्थित है, और पश्चिम में कौन सा जिला स्थित है, दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है, पूरब में कौन सा जिला स्थित है, ये भी बार बार आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जिसकी सीमा किसी देश या राज्य के साथ नहीं लगती है? तो इस क्वेश्चन का हम लोग राइट आंसर कर देंगे हरदोई जो है। हरदोई की सीमा किसी राज्य या किसी देश या किसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हरदोई के बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा जानेंगे। दहेर झील और सांडी पक्षी विहार भी हरदोई में स्थित है। दहेर झील कहाँ स्थित है? तो हरदोई में स्थित है। और सांडी पक्षी विहार जो है हरदोई में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग कर देंगे वेनेगल नरसिंह राव ने, जो है बी एन राव, आपने पढ़ा होगा बी एन राव। इनका पूरा नाम यहाँ पर लिखा है। वेनेगल नरसिंह राव जी ने जो है प्रारंभिक मसौदे को तैयार किया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, इसके बारे में जरूर बताइएगा। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थीं। तो भैया जो हमारा संविधान था
बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जो हाथ से लिखा गया था संविधान। तो उसमें महिलाओं की संख्या हमें बताना है, कितना महिलाओं की संख्या थी। तो महिलाओं की संख्या मेरे दोस्त 15 थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान से सुनना, अगर एससी की संख्या पूछे तो 26 हो जाएगी, और अगर एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब की संख्या पूछे तो 33 हो जाएगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर देंगे। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश के संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पर। तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थाई अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थाई उपाध्यक्ष की बात करें तो फ्रैंक एंथोनी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज, यानी कि जो संविधान है, दस्तावेज मतलब जो हमारी संविधान की किताब है भैया, जो संविधान की बुक है, किसके द्वारा लिखी थी, यानी कि हाथों से किसके द्वारा लिखी थी? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने जो है अपने हाथों से लिखी। और ये कैसे लिखी थी भैया? अंग्रेजी में थी। कैसी थी भैया? अंग्रेजी में इन्होंने लिखी थी। तो मूल दस्तावेज यानी कि जो मूल हाथों से लिखा गया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर भारत के संविधान सभा के केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बात हो रही है यहाँ पर केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आज का सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी, तो इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा की खुदाई 1921 में जो है दयाराम साहनी जी ने करवाया था। किसने करवाया था भैया? दयाराम साहनी जी ने करवाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या कर देंगे? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर कर देंगे। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, तो किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग कर देंगे सरस्वती नदी के तट पर जो है वैदिक सभ्यता विकसित हुई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। बात करते हैं वेदों में मानव अधिकार को किस अवधारणा से दर्शाया गया है? मानव का जो अधिकार है ये वेद में किस अवधारणा से दर्शाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समानता, जो है समानता से दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? जो राजधानी राजगिरी हुआ करती थी, मगध की राजधानी जो राजगिरी हुआ करती थी पहले, इसको पाटलिपुत्र जो है दोबारा बनाया गया, यानी कि स्थानांतरित किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? उदयन, कहीं कहीं उदयन भी आ जाता है लिख के, तो उदयन उदयन दोनों राइट आंसर कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा रिक्त स्थान की राजधानी बन गई। किसकी राजधानी मथुरा बनी? तो सूरसेन की राजधानी मथुरा बनी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पर तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला राज्य है? तो तेलंगाना जो है किस राज्य को तोड़कर बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य को जो है तोड़कर बनाया गया। शायद 2014 में जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, 2014 में।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती राज्य है, कल भी बात किए थे, कल के प्रैक्टिस सेट में मैंने 8 राज्यों को बताया था, आज भी 8 राज्यों को बता दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करके रखिएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य, यानी कि जो हमारा यूपी है भैया, इसके साथ सीमा साझा करता है तो राजस्थान करता है। 8 जिले सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात करें, हम थोड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और हरियाणा हो गया। ठीक है, हरियाणा हो गया। तो कितने राज्य है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां राज्य हो गया राजस्थान। ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है मेरे दोस्त, दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश। और एक देश की बात करें तो नेपाल हो जाएगा। देश क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर राजस्थान कर देना। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो जो है राजस्थान हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया और गुजरात से गुजरती है। क्या हो गया? गुजरात हो गया भैया। मध्य प्रदेश हो गया। क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश भी हो गया। इसके साथ भी जो है गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। बाकी और जितने राज्य, जैसे हमने 1 2 3 4 5 3 राज्य आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके किस राज्य से गुजरती है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। जो कर्क रेखा है, बाकी अन्य की कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? यानी कि वहां पर पर्यटन के लिए जाना अवैध घोषित है, आप नहीं जा सकते हैं। जैसे बात करते हैं सेंटिनल द्वीप है एक, मुझे पता था इसके बारे में, इसलिए थोड़ा डिटेल में लिखे, आप जान जाएंगे कि सेंटिनल द्वीप मतलब कि कहाँ स्थित है। तो सेंटिनल द्वीप के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सेंटिनल द्वीप जो है भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप में जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो दक्षिण अंडमान द्वीप के पश्चिम में है। और दुनिया के सबसे अलग अलग बड़े, यानी कि बड़े जनजातीय लोगों का घर है, जिन्हें सेंटलीज कहा जाता है और यह बाहरी दुनिया से संपर्क से सख्त इनकार करते हैं। तो सेंटिनल द्वीप जो है भैया यहाँ पर अवैध है आना जाना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर देंगे। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है, गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? बात करते हैं गोदावरी नदी की, तो महाराष्ट्र में जो है इसका उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है, जागोई शास्त्रीय नृत्य, जागोई शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है? जागोई जो है किस शास्त्रीय नृत्य की एक प्रमुख शैली है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की एक प्रमुख शैली हो जाएगी। जो है मणिपुरी कहाँ होता है भैया? मणिपुर में होता है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। और सबसे नया सत्रिय हो जाएगा, जो सन 2000 में जोड़ा गया। श्रीमत शंकर जी ने इसको जोड़ा था, सत्रिय सन 2000 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया भैया? सन 2000 में। और सबसे पुराना भरतनाट्यम हो जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोग जान लीजिएगा, कि जो
शास्त्रीय नृत्य है, आखिर इसके बारे में कहाँ से पता चलता है? तो एक भरत मुनि साहब की जो है भरत मुनि जी थे एक, भरत मुनि जी थे, इनकी एक पुस्तक थी। इनकी एक क्या थी भैया? पुस्तक थी नाट्य शास्त्र। कौन पुस्तक थी भैया? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में जो है देखने के लिए मिलता है शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पुस्तक में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमने आपको क्या बताया था? मणिपुरी में जो है, मणिपुरी का जो है जागोई शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है मणिपुरी में, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। इसी के साथ देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छऊ में जो है, छऊ एक मार्शल आर्ट भी है, छऊ एक मार्शल आर्ट भी है, छऊ एक मार्शल आर्ट है। और छऊ की बात करें, इसे अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं, अर्थशास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं छऊ को। और छऊ एक प्रकार का मार्शल आर्ट भी है। तो तपन कुमार पटनायक ने जो है छऊ नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर देंगे। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो अंधा है, एक व्यक्ति है जो अंधा है और पूड़ी वो कच्ची भी खा सकता है। कैसी पूड़ी खा सकता है? कच्ची पूड़ी भी खा सकता है। तो यानी कि अंधा है, दिखाई नहीं देगा, तो पूड़ी पक्की हो या कच्ची हो खा लेगा। तो आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा नहीं दिया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग कर देंगे मातृ देवी पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा नहीं दिया जाता है। और बाकी सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, वाचस्पति पुरस्कार ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है। बात करते हैं कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? जो ये आज उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था। तो जो है उत्तर प्रदेश कब इसका नाम पड़ा? तो 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। और 24 जनवरी को जो है हम लोग क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। और ये कब से मनाया जाता है? 2018 से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 24 है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड जो है आद्यकल्प के प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। उसके बाद हम देखेंगे एक स्पेशल जीके की क्लास, जो स्पेशल जीके हमारा चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का भाग है? तो यहाँ पर बात करते हैं गोंडवाना लैंड का जो है उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड का भाग था गोंडवाना लैंड का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम देखेंगे आज का सेशन। उम्मीद करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल जीके के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं प्रतिदिन आपको एक राज्य के बारे में बताते हुए चल रहा था। तो सबसे पहले हमने आपको जो है राजस्थान के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया भैया? राजस्थान के बारे में बताया है। आज तेलंगाना के बारे में बात करेंगे। 28 प्रैक्टिस सेट में 28 राज्य को हम कवर करेंगे। एक दिन में आप राज्य, राजधानी, ये सारी चीजें याद करोगे तो भूल जाओगे, लेकिन एक एक दिन अगर टारगेट करके चलोगे तो जरूर याद हो जाएगा। तो आज हम तेलंगाना की बात करेंगे, राज्य की। राज्य कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। और तेलंगाना का अर्थ क्या होता है? तेलुगु भाषियों की भूमि। तेलुगु भाषियों की भूमि। राजधानी तेलंगाना की हैदराबाद हो जाएगी। इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना का जो है गठन 2 जून 2014 को हुआ था। विधानसभा सदस्यों की संख्या, यानी कि जो विधानसभा की सीट है 119 हो जाएगी। और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 40 हो जाएगी। लोकसभा सदस्यों की संख्या बात करें तो 17 हो जाएगी। राज्यसभा सदस्यों की
संख्या का बात करें तो हम 7 हो जाएगी। राजकीय पक्षी पलपित, इंडियन रोलर जिसे कहते हैं, ब्लू जे भी कहते हैं, तो पलपित हो जाएगा, ठीक है। राजकीय पक्षी और राजकीय पशु की बात करें तो जिंका हिरण हो जाएगा, जिंका हिरण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे राजकीय वृक्ष के बारे में, तो जम्मी चेट्टू जिसको हम प्रोसोपिस सिनेरिया कहते हैं, प्रोसोपिस सिनेरिया कहते हैं। और राजकीय फूल की बात करेंगे तो टांगेंडू पुच्चू हो जाएगा, टांगेंडू पुच्चू हो जाएगा। और तेलंगाना के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर देखेंगे भारत जो है, भारत के 4 राज्य तेलंगाना के साथ सीमा साझा करते हैं। तो जरा उन राज्यों के बारे में थोड़ा सा मैप यहाँ पर हम समझ लेंगे। तेलंगाना राज्य ये हो गया, और 4 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे भैया? महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश भी इस साइड सीमा साझा कर रहा है, और छत्तीसगढ़ भी इस साइड सीमा साझा कर रहा है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर, जैसे कभी मान लीजिए आपसे पूछे कि तेलंगाना के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो 3 ऑप्शन गलत दे देगा, एक महाराष्ट्र को दे देगा, तो आप महाराष्ट्र सही कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज का ये प्रैक्टिस सेट आप लोग बताइएगा कि आपके समझ में आया कि नहीं आया, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज का सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करके कमेंट करके बताइएगा मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही।